Hello students. In previous video we studied about the slave dynasty and Khilji dynasty. In this video we study from Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty lasted for close to 100 years. First ruler of the Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. He was an efficient military commander and he was succeeded by Junna Khan, who took the title of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq 1325 to 1351 CE was very powerful ruler. Ibn Battuta gives a lot of information about his reign. He gives the reference that the Sultan had great ideas and plans that failed because the common people could not understand. Some of his plans were as follows: taxation in Doab. To increase revenue collection, the Sultan raised the land tax in the Doab region at a time when the entire region was in the grip of famine. This caused widespread discontent among the peasants of the area. Due to this, the Sultan had to take his order back. टैक्सेशन ऑफ दोआब, जिसमें कि दोआब एक रीजन एरिया है जहाँ पर कि लैंड बहुत फर्टाइल होती है. वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लैंड कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, लैंड टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ पर लैंड टैक्स जो था वो बढ़ा दिया. और उस टाइम पर वहाँ पर क्या था, फैमाइन, अकाल पड़ गया था और इस वजह से लोग काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे, या फिर यूँ कहें उनमें काफ़ी असंतोष आ गया था उनके इस डिसीजन से, और इस वजह से उनको अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा था. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से देवगिरी, जो कि आज दौलताबाद के नाम से फेमस है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी. हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा उन्होंने दो कारण से किया. फर्स्ट रीज़न इज़ दैट द सुल्तान फेल्ट दैट ही वुड बी एबल टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर द एम्पायर बेटर फ्रॉम दौलताबाद सिंस इट वॉज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एम्पायर. उनका ये मानना था कि भाई दौलताबाद से वो ईजीली पूरी एम्पायर को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेंटर में है. दूसरा उनका कारण था द मंगोल्स वर कांस्टेंट थ्रेट टू दिल्ली. दौलताबाद वुड बी सेफ फ्रॉम मंगोल्स अटैक. और दूसरा, मंगोल्स के अटैक से बचाने के लिए उन्होंने दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी. लेकिन फिर से उनको अपना ये ऑर्डर जो है वापस लेना पड़ा था, क्योंकि जो दिल्ली को कंट्रोल करना, दौलताबाद से दिल्ली को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और इसकी वजह से उनको ये अपना जो ऑर्डर था वो वापस लेना पड़ा था. थर्ड जो उनका था, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. अब उन्होंने एक जो कॉइन्स थे, जहाँ पहले सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, उनके साथ ही उन्होंने कॉपर और ब्रास के कॉइन्स इशू कर दिए, या लोगों से टोकन करेंसी के रूप में ये इशू कर दिया. या तो फिर लोगों ने क्या किया, घर पर ही फॉर्जिंग ऑफ द न्यू कॉइन्स. अब उन्होंने क्या किया, फॉर्जिंग का मतलब बनाना शुरू कर दिया, घर पर ही नए कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया. वो नहीं रोक पाए लोगों को. ही कुड नॉट प्रिवेंट फॉर्जिंग ऑफ न्यू कॉइन्स. The state suffered huge loss because land revenue was collected in copper and brass coins. अब लोग क्या करने लगे, लैंड टैक्स किस में देने लगे, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स कॉपर और ब्रास के कॉइन में देने लगे, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ. देयर वॉज सच अबाउंडेंस ऑफ दीज न्यू कॉइन्स दैट देयर वैल्यू डेप्रिशिएटेड. और इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नए कॉइन हो गए और इसकी वजह से उनकी वैल्यू जो हो वो कम हो गई. दिस इवन ए कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. और इसी की वजह से उनके ट्रेड और कॉमर्स में, मतलब व्यापार में भी कई परेशानियां आने लगी. सो द सुल्तान वॉज फोर्स टू कैंसिल द टोकन कॉइन्स. और इसलिए सुल्तान को फोर्स किया गया क्या, कि वो टोकन करेंसी बंद कर दे या कॉइन्स वापस ले ले. ही रिडीम द टोकन कॉइन्स विद द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. और उन्होंने जो टोकन कॉइन्स थे उनको रिडीम किया, मतलब उसके बदले उन्होंने, टोकन कॉइन्स के बदले उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स दिए. कोराचल एक्सपेंडिशन. टू सिक्योर द नदर्न फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कंगरा रीजन, जो कि आज का हिमाचल प्रदेश है. आफ्टर एनेक्सिंग दिस रीजन, और उसके बाद उन्होंने ये रीजन को कैप्चर करने के बाद द आर्मी प्रोसीड टूवर्ड्स द तिब्बत, और वहाँ से वो तिब्बत की तरफ, आगे की तरफ बढ़ गए. और इसकी वजह से कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कई जिंदगियाँ ख़त्म हो गई थी. नेक्स्ट रूलर, फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक was Muhammad bin Tughlaq's cousin. He ruled according to Islamic laws. He granted land to the ulemas and become powerful. उलेमास जो कि मुस्लिम्स के
रिलीजियस गुरु के रूप में या रिलीजियस व्यक्ति के रूप में जिनको मुस्लिम धर्म की जानकारी होती है, उनको उन्होंने दिया था, ग्रांटेड द लैंड, उनको लैंड दे दी थी. ही बिल्ट मैनी कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल एंड रेस्ट हाउसेज. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद एंड हिसार, फिरोजा. नेक्स्ट, द इन्वेजन ऑफ तैमूर. इन 1398 सी, आमिर तैमूर और तैमूरलैन, तैमूर द लैम, अ ग्रेट कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया. आमिर तैमूर जो कि 1398 में इंडिया में आया था और वो सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा राजा था, या यूं कहें कि वो विजेता था. इन्वेडेड इंडिया एंड ब्रॉड ग्रेट मिसरीज. मिजरीज का मतलब होता है दुख. तो उन्होंने इंडिया को लूटा और यहाँ के लोगों को कई दुख दिए, कई समस्याएं उनको लोगों को सामना करना पड़ा, या कई तरीके से उन्होंने लोगों को उन्होंने परेशान किया. हिज मेन एम टू अटैक इंडिया वॉज टू लूट इट्स रिच बूटी. उसका मेन एम क्या था? इंडिया की जो रिच संपत्ति है उसको लूटने का उसका मेन एम था. ऑन हिज वे बैक ही प्लंडर्ड मैनी सिटीज एंड टुक अवे फ्रॉम इंडिया अ ह्यूज वेल्थ इन द फॉर्म of gold, silver, jewels, etc. He also carried with him a large number of Indian artisans, stone cutters and carpenters. वो यहाँ से संपत्ति तो ले गया था, साथ के साथ इंडियन आर्टिशियंस, स्टोन कटर्स और कारपेंटर्स को भी अपने साथ ले गया था. ही लेफ्ट दिल्ली इन रुइंस. रुइंस का मतलब टूटा फूटा या विनाश वाली स्थिति में उसको दिल्ली का उसने पूरा विनाश कर दिया था या ख़त्म कर दिया था. तैमूर स्टेट फॉर अ फोर्टनाइट एट अ दिल्ली. वो लगभग 15 दिन ही रुका. ही मार्च टू मेरठ, हरिद्वार, नागरकोट एंड जम्मू एंड देन लेफ्ट फॉर अफगानिस्तान. बिफोर लिविंग इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खान एज हिज वाइसराय एट Lahore. After his going back to his country, there arose a great bitterness between Hindus and Muslims, which meant a severe blow to the Tughlaq डायनेस्टी. वो जब यहाँ से गया तो उन्होंने खिज्र खां को अपना वायसराय बनाया, जो कि फर्स्ट सैयद डायनेस्टी के रूलर थे. और उनके यहाँ से जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी कह सकते हैं कड़वाहट आ गई और तुगलक डायनेस्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई. द नॉर्थ इंडिया कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दिस ब्लो फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. और नॉर्थ इंडिया में उनके द्वारा जो विनाश किया गया था वो काफ़ी टाइम तक वो उससे उभर नहीं पाए थे. दिस ऑल्सो ओपन द वे फॉर बाबर इन्वेजन ऑन इंडिया. और इसने बाबर का अटैक भी इंडिया पे कराना रास्ता खोल दिया था, या बाबर का इंडिया में आना संभव बनाया था. कैसे, वो आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट है द सैयद एंड लोदीज. सैयद डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था, हमने कहा अभी द खिज्र खान जो थे वो फर्स्ट रूलर थे और लास्ट रूलर जो थे वो आलम शाह थे. इसके अलावा द रूलर ऑफ द तुगलक्स वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ द सैयद एंड द लोदीज. देयर रूल लास्टेड फॉर लिटिल मोर देन दैट सेंचुरीज. इन दोनों का मिला के लगभग सेंचुरी से थोड़ा ही ज़्यादा था. सिकंदर लोदी वॉज वन ऑफ द बेटर नॉन रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी. सिकंदर लोदी जो था वो एक अच्छा रूलर था लोदी डायनेस्टी का, और लोदी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी वो बहलोल लोदी ने की थी. अंडर हिम द दिल्ली सुल्तानत एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट डे पंजाब टू बिहार. He was able administrator and encouraged trade and commerce. He shifted the capital of Sultanate from Delhi to Agra. Next is Ibrahim Lodi. Was the last sultan of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate का last ruler कौन था? Ibrahim Lodi. He has been described as an arrogant man who treated the Afghan nobles with लिटिल रेस्पेक्ट. वो नोबल्स की बहुत कम रेस्पेक्ट करता था. द नोबल्स रिवोल्टेड एंड इन्वाइटेड बाबर. हमने अभी पढ़ा था ना कि ओपन द वे ऑफ बाबर्स इन्वेजन इन इंडिया. तो कैसे, तो नोबल्स की वो रेस्पेक्ट कम करता था, इसकी वजह से नोबल्स ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और बाबर को बुलाया था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशन बाबर इन्वेडेड इंडिया. और इसके सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए बाबर ने इंडिया पर अटैक किया. ही डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE. द अफगान नोबल्स हु वर होपिंग दैट बाबर वुड hand back the empire to them and return Kabul
वर डिसअपॉइंटेड। जिन लोगों ने, जो अफगान नोबल्स ने उनको बुलाया था, उन लोगों ने सोचा था कि वो यहाँ आएगा, उसको हराएगा और वापस उनका जो एम्पायर है उनको देकर वापस चला जाएगा काबुल, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ही स्टेड ऑन द एंड फाउंडेड द मुगल रूल इन दिल्ली। वो यहीं रुका और उसने मुगल रूल की स्थापना की। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। The Sultan was considered as the head of the Delhi Sultanate. His word was regarded as the law. He was also the chief executive, the highest judicial authority, and the commander in chief of the आर्मी। सुल्तान ही सबसे बड़ा होता था, वही चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता था और वही कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी का भी, सैनिकों का भी वही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ही वॉज एडवाइज बाय द चीफ काजी, और उसकी हेल्प के लिए चीफ काजी जो होता था वो उसकी हेल्प करता था। द वज़ीर वॉज द मेन फिगर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वज़ीर जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फिगर था या मुख्य व्यक्ति हुआ करता था। द काजी वॉज द चीफ जज। तो हु वॉज द काजी? द काजी वॉज द चीफ जज। ही ऑल्सो गेव एडवाइस टू द सुल्तान ऑन द रिलीजियस इशू। सुल्तान को धार्मिक मुद्दों पर वो सलाह देते थे। द सुल्तान डिड नॉट इंटरफेयर इन द ट्रेडिशनल लॉ ऑफ द हिंदूज। सुल्तान हिंदूज के ट्रेडिशनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करते थे। हिंदूज वर अलाउड टू सेटल देयर केसेस इन देयर ओन पंचायत। वो अपने केसेस को अपनी पंचायत में, हिंदूज के पास परमिशन थी कि वो अपनी केसेस को पंचायत में सॉल्व कर सकते थे। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इंटू 6 एंड 6 वर डिवाइडेड इंटू परगनाज और ग्रुप ऑफ विलेज। जैसा कि आज के समय में होता है, एक पूरा देश है, देश स्टेट में बटा हुआ था, एक स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग गांव पंचायतों में बटी होती, तहसीलों में बटी होती, और वो पंचायत जो अलग अलग ग्रुप विलेजेस के ग्रुप से बनी होती है। तो उसी तरीके से उस टाइम में भी उनके पूरे रीजन का पार्टीशन किया हुआ था, या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से वो करते थे। Each city was under the charge of 2 officials who were responsible to the chief city administrator. हर जो सिटी होती थी उसमें 2 ऑफिशियल्स होते थे और वो रेस्पॉन्सिबल होते थे चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति। Villages were left undistributed to manage their own affairs independently. The muqaddam or the headman was the head of the village administration. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मुकद्दम या फिर हेडमैन जो होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था। नेक्स्ट आता है इक्ता सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम, इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी टू द ऑफिसर इन कैश, ही वॉज ग्रांटेड सर्टेन रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम लैंड और विलेजेस। इसमें क्या किया जाता था कि जो ऑफिसर्स थे उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, इसके बदले क्या किया जाता था, सर्टेन रेवेन्यू अराइजिंग लैंड, जहाँ से रेवेन्यू मिलता था वो लैंड उनको दी जाती थी। दिस लैंड ग्रांट वाज कॉल्ड इक्ता, और जो लैंड उनको ग्रांट की जाती थी वो इक्ता कहलाती है। एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार, और जो जिनको ये लैंड दी जाती थी वो कहलाते थे इक्तादार्स। Under this system, from revenue which was collected, a certain amount was kept as a salary and another amount was to maintain soldiers for the sultan. इसमें क्या किया जाता था कि भाई जो रेवेन्यू आता था, लैंड, जिस लैंड से रेवेन्यू मिलता था उस लैंड को उनको दिया जाता था और उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो कुछ अमाउंट तो वो अपनी सैलरी के रूप में रख लेते थे और बाकी के लिए वो सोल्जर्स को ट्रेन करते थे या सोल्जर्स मेंटेन करते थे सुल्तान के लिए। द ऑफिसर वर एक्सपेक्टेड टू कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, और ऑफिसर जो हैं वो डिटेल रिकॉर्ड रखते थे इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब रेवेन्यू किस तरीके से, किस अलग अलग तरीके से वो रेवेन्यू या फिर यूँ कह सकते हैं टैक्स कलेक्ट करते थे, अलग अलग तरह के उनके वो टैक्स कलेक्ट करते थे। सुल्तान टुक सर्वल मेजर्स टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू रिसोर्सेज। फॉलोइंग वर द चीफ रिसोर्सेज ऑफ देयर रेवेन्यू। फर्स्ट, खिराज और लैंड रेवेन्यू। सबसे पहला जो था वो खिराज कहलाता था या फिर लैंड रेवेन्यू। लैंड से वो रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम। इट वॉज जनरली रियलाइज एट द 1/5, मतलब ये जनरली क्या कलेक्ट किया जाता था, तो जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/5। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक रेज्ड इट 1/2। नॉर्मली तो क्या होता था, उनका जितना भी लैंड पे प्रोडक्शन होता था उसका 1/5 पार्ट तो
रेवेन्यू के रूप में सुल्तान को देना होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसको बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। नेक्स्ट टैक्स आता है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स इट वाज इम्पोज्ड ओनली ऑन द नॉन मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया जाता था। It is believed that children, women, and fakis were exempt from this its payment. It was collected at the rate of 10 to 40 टकास डिपेंडिंग ऑन द पेयर्स इनकम। ये जो कलेक्ट किया जाता था वो 10 to 40 टकास में करा जाता था, मतलब 10 रुपये से लेकर यूँ कह सकते हैं 40 रुपये या फिर जो भी टकास का उनका रहता था वहाँ उतने में कलेक्ट किया जाता था। ये जो डिपेंड करता था वो पेयर्स की इनकम पे कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो वो 40 टका देगा, बहुत गरीब है तो 10 टका उनको टैक्स देना होता था। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इट वॉज रिलीज या इट वॉज कलेक्टेड ऑन द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमर्शियल गुड्स। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जिसको चुंगी कर कहा जाता था, ये जो ली जाती थी वो एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन पे कलेक्ट की जाती थी कमर्शियल गुड्स के एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन पे कलेक्ट की जाती थी। द ज़कात टैक्स इट वाज अ नेग्लिजिबल टैक्स सपोज्ड टू बी पेड बाय ऑल मुस्लिम, ये मुस्लिम्स के द्वारा पेड किया जाता था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो डू द एक्सरसाइज एंड read the chapter. Okay.